हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के दूसरे फेज यानी कि डार्क फेजेस की बात करेंगे। ठीक है, और डार्क फेजेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ्स जो होते हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे और उन्हीं को जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के इस साइकिल में। ठीक है क्या? तो आज के इस साइकिल की अगर हम बात करें तो जैसा ऑलरेडी मैंने क्लासिफाई किया था और कहा था ये कि ये हमारा डार्क फेज है। कौन सा फेज है? डार्क फेज है, क्योंकि हमने बोला था दो फेज होता है, एक लाइट फेज होता है, एक डार्क फेज होता है। लाइट फेज के बारे में हमने सारी जानकारी, सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया है और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने डिफरेंट सेशंस को कंप्लीट किया। लेकिन आज अगर हम बात करें डार्क फेजेस की, तो डार्क फेजेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि डार्क के नाम अगर लिखने से ये मत समझो कि ये क्या होता है, नाइट में परफॉर्म होता है ना। ये नाइट में परफॉर्म नहीं होता है, नाइट ड्यूरेशन में परफॉर्म नहीं होता है। ये कब परफॉर्म होता है? डे ड्यूरेशन में ही परफॉर्म होता है। ये जस्ट मिसनोमर्स है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे बुक के अंदर भी दिया है मिसनोमर्स है, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि बेसिकली लाइट जो फेजेस हैं, लाइट फेजेस हैं, वो लाइट के प्रेजेंस में एसेंशियली होंगे। इट्स अ मैंडेटरी, ये जरूरी है कि जो भी लाइट फेजेस हुए हैं उसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट का या लाइट का जो भी सोर्स है, ठीक है क्या, वो डायरेक्ट होना चाहिए और उसके बेसिस के बाद वो जो भी एक उनका प्रोसेस, उसका आउटपुट मिला है, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं डार्क फेजेस के अंदर की, तो डार्क फेजेस परफॉर्म कब? डे में ही होता है, लेकिन इनको डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डार्क फेज बोलते हैं। ये कब परफॉर्म होते हैं? डे टाइम में ही परफॉर्म होते हैं। क्लियर होना चाहिए ये बात। बार बार हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, तो इसीलिए इस बातों को ध्यान रखिए कि ये जो हमारा डार्क फेज है फोटोसिंथेसिस का, सिर्फ और सिर्फ कब होता है? ये डे टाइम में ही होता है, यानी दिन के टाइम में ही होता है। लेकिन इसके लिए क्या चीज नहीं चाहिए? डायरेक्ट सन लाइट नहीं चाहिए। सनलाइट का डायरेक्ट इंटेंसिटी नहीं चाहिए हमारे को सनलाइट। लेकिन ये होगा कब? डे टाइम में ही। कब ये होगा? डे टाइम में ही परफॉर्म होगा। डे टाइम में ही परफॉर्म होगा। बार बार इस बातों को बोल रहे हैं तो दिमाग के अंदर आप लोग बैठा लीजिए। ठीक है क्या? लेकिन सनलाइट की हमें जरूरत नहीं होगी। नो नीड ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, नो नीड ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। समझ में आ रहा है क्या? ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। चलो, तब तक हो भी गई है। अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे की। तो आगे की बात करें, बस ये मिसनोमर्स है। समझ में आ रहा है क्या? मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में। समझ में आ रहा है क्या कि अगर डार्क फेजेस है यानी ये कब होगा? डार्क में होगा, यानी नाइट के टाइम में होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बातों को आप लोग दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। ठीक है क्या? तो अब अगर हम इससे आगे की बात करें और इस डार्क फेजेस की बात करें, तो एक चीज हम क्लियर कहना चाहेंगे कि डार्क फेज तभी हो सकता है, ये बात अब इंपॉर्टेंट है, कि डार्क फेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट फेज कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है क्या? यानी दो यहां पे अलग अलग बातें हैं। हमने बोला क्या कि डार्क फेज परफॉर्म इन डे टाइम only, but no need of direct sunlight during this process। क्लियर हो जानी चाहिए। डार्क फेज परफॉर्म इन डे टाइम, ध्यान से देखना, डे टाइम ओनली, बट
नो नीड ऑफ डायरेक्ट सनलाइट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी जब ये रिएक्शन हो रहा होगा, जब ये प्रोसेस हो रहा होगा, तब डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं है। लेकिन अदर देन ऑल दिस थिंग्स, डार्क रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास लाइट रिएक्शन है या लाइट फेजेस है, और ये लाइट फेज के लिए लाइट का सनलाइट इंटेंसिटी during process or reaction is mandatory, ये जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? इस बातों को समझ लोगे तो बेहतर होगा कि, लेकिन दूसरी बात हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखना कि डार्क रिएक्शन परफॉर्म, dark phase perform only when light phase completed, light phase of photosynthesis process कंप्लीटेड। जब लाइट फेज हो जाएगा तभी जाके हमारा डार्क फेज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे जस्टिफाई करें, समझाते हैं, सारी चीजों को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है क्या? जैसे अब तुम लोग लाइट फेजेस के अंदर जो पढ़े हो, हम लोगों ने दो चीज पढ़ा है। पहला चीज हमने पढ़ा है, ध्यान देना, हमने पढ़ा है एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन, क्लियर है क्या? एक दूसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्लियर हो गया क्या? अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करो तो इसके थ्रू जो हमारे को एज अ आउटपुट मिला है, ध्यान से देखना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू एज ए जो हमें आउटपुट मिला है, क्या मिला है? एटीपी, ध्यान रखना बेटा ये सब। और दूसरी बात, अब जब हम नॉन साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो इसके थ्रू जो हमें आउटपुट मिला है, वो मिला है NADPH2 एंड, ध्यान देना इधर, ATP। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये जो ATP है, ये ATP और NADPH2 है, जब तक ये फॉर्म्ड नहीं होगा तब तक ये आगे का मेरा डार्क रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, डार्क फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। सो डार्क फेज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एटीपी होना चाहिए और NADPH2 होना चाहिए, जो कि लाइट फेजेस के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बना हुआ था। क्लियर हो गया? तो अब कहोगे कि सर इससे क्या होगा, क्योंकि ये तो रिड्यूस ना कराता है। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या चीज को कराता है? रिडक्शन को कराता है। एग्जैक्टली जब तक ये रिडक्शन नहीं कराएगा बेटा, तब तक हमारा जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के अंदर, यानी CO2 और H2O, ये ग्लूकोज के अंदर परफॉर्म नहीं करेगा। यानी यही जो है, जो CO2 है बेसिकली रिड्यूस्ड होता है, किसके थ्रू? रिडक्शन प्रोसेस किसके थ्रू होता है? जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो यही प्रोसेस हम लोग को करना है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जब तक until or unless the light phases of photosynthesis process will not complete, we can't complete dark phases of photosynthesis। क्लियर हो चुका है बात? सबको हो जाना चाहिए, और होप सो सबको क्लियर भी है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी क्वेश्चंस, ठीक है क्या? तो चलो इसकी बात करें आगे।
इससे आगे की बात करें तो अब देखोगे हमारे पास जो सबसे बड़ा इश्यूज है, जो सबसे बड़ा इश्यूज है, थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, जो सबसे बड़ा इश्यूज है अब वो ये है कि भाई डार्क फेजेस के अंदर होता क्या है, डार्क फेजेस परफॉर्म होता कैसे है। लेकिन उसको समझने से पहले इन चीजों को थोड़ा सा समझ हम लेते हैं। थोड़ा सा समझने की बात क्या है, ओवरऑल ओवरव्यू हम दिखाना चाहते हैं ताकि तुम लोग के दिमाग में ये सब चीज चला जाए। जैसे हम लोगों ने जब फोटोसिंथेसिस कराया था, ध्यान देना तुम लोग, जब फोटोसिंथेसिस कराया था तो CO2 एंड देन H2O की बात किए थे क्या कि भाई CO2 H2O मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए कि नहीं, और साथ ही साथ ये क्या चीज बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा ना, और साथ ही साथ ये क्या बनाएगा, H2O एंड देन ये क्या बनाएगा, O2। ध्यान रखना इस बात को। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये दिस आर कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्या, बाई प्रोडक्ट है जो कि कहाँ है, इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। ठीक है क्या, ये O2 के थ्रू क्या होता है, बेसिकली हमारे लिए हम लोग एज अ इनटेक करते हैं, समझ में आया, ब्रीदिंग के थ्रू, समझ में आ रहा है ना, O2 हम लोग लेते हैं, ठीक है, और इसके बदले में हम लोग CO2 रिलीज करते हैं। और ये जो H2O है, तो कहोगे कि सर H2O का क्या होता है, यही H2O ये भी इन्वायरमेंट में जाता है, जो कि क्या करता है, ह्यूमिडिटी बना के रखता है। समझ में आ रहा है क्या, ह्यूमिडिटी इस इन्वायरमेंट के अंदर बना के रखता है। क्लियर है, तो ध्यान रखना इस बातों को। ये दो चीजें तो हमें क्लियर हो गई, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बातें और थी। एक बात हमने जब बोला था तो हमने बोला था वॉन नेल, जब हम शुरू में फोटोसिंथेसिस को ही समझा रहे थे, लेक्चर 1 या 2 में देखोगे तुम लोग जाके, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में फोटोसिंथेसिस का, तो हमने बताया था, फर्स्ट ही में एक्चुअली बताया था कि इसके अंदर जो C है, ये तो समझ में आ रहा है कि ऑब्वियस कार्बन के पास ही C है तो वही से आएगा। समझ में आ रहा है क्या, इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन भी हमारे को बिल्कुल एक ही सोर्स है, ये क्या है, वाटर है, इसी के थ्रू आएगा। लेकिन इस ऑक्सीजन की बात करें, ध्यान से देखोगे, इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हमारे पास दो सोर्स है, एक CO2 में भी है, H2O में भी है। अब तो हो गया ना कंफ्यूजन बेटा। तो यही चीजों को रूबेन कानन एंड वॉन नेल एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए थे, याद है क्या। हाँ, तो इस चीजों को हमने ऑलरेडी समझाया था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के थ्रू ऑक्सीजन का आइसोटोप्स यूज किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और उसके हेल्प से इन्होंने पता कर लिया था कि कौन सा ऑक्सीजन कहाँ जा रहा था। तो जो हमें पता चला था वहां पे जो देखोगे तुम लोग उस लेक्चर के अंदर, वो ये पता चला था कि जो H2O के अंदर से जो O2 निकल रहा है वो कहाँ जाता है, ये वाला बाई प्रोडक्ट में निकल के जाता है। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, ये जो CO2 के पास O2 है ये कहाँ जाता है, इसी हमारे ऑक्सीजन के पास जाता है। तो चलो ये बात तो हो गई। अब लेकिन अब यहाँ पे एक प्रोसेस देख रहे हो, ये हाइड्रोजन का देख रहे हो क्या, ये हाइड्रोजन यानी ये क्या है, अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए ढक दें तो क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, देख रहे हो। और ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का सोर्स कहां से आया है, CO2 से आया है। ये बात तो क्लियर है ना, ये जो कार्बन है सिंपल सा चीज है, यही से आया है, और जो ऑक्सीजन है वो यहां से आया है, ये बात हमें पता चल गया। अब जब कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन है और उसके साथ साथ जब ये हाइड्रोजन जुटेगा तो इसी को तो रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो यही रिडक्शन प्रोसेस होता है, और ये वाला जो है हाइड्रोजन कहां से आ गया, पानी से निकल के, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जब टूटा, वाटर का स्प्लिटिंग हुआ था, याद है, OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर के पास से, तो ऑक्सीजन वहां से O2 इन्वायरमेंट में निकल गया था, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन वहां बना था। बताए थे हमने कि जब ये फोटोलाइसिस हुआ था वाटर का लाइट के प्रेजेंस में, जब ये टूटा था तो 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन निकला था। वही 4 न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वहीं से ये सोर्स यहाँ पे चलते चला आया है, जो कि किसने रखा हुआ था, वो टूटा, तो इससे क्या बना, ये रिड्यूस्ड स्टेट में चला गया था। हो गया कि नहीं, NADH2 NADPH2 ने क्या किया था, H2 को वहां से पकड़ लिया था, याद है, 4 प्रोटॉन, तो वहां से पकड़ लिया था। और यही अब प्रोटॉन क्या करेगा, इसके साथ आके जुटेगा इस डार्क फेजेस के अंदर। समझ में आ रहा है क्या, इस डार्क फेजेस के अंदर यही रिडक्शन प्रोसेस होगा, समझ में आ रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, यहां पे ये देख रहे हो C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो चुका है बात।
पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। सारा ही चीजें एक दूसरे से बहुत ही अटैच्ड है, हर एक लेक्चर फोटोसिंथेसिस का। समझ में आ रहा है क्या? अभी तक तो सारा अटैच्ड है, ध्यान रखना इस बात को। और आज के क्लासेस में भी जो हम बात कर रहे हैं वो सिंपल सा यही बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लाइट फेजेस को नहीं समझेंगे अच्छे से, हम लोग डार्क फेजेस को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं कि कुछ एक चीजें जो हमें डार्क फेजेस में यूज करनी है बेसिकली वो लाइट फेजेस का आउटपुट होता है। ये बात ध्यान रखना, और ये बार बार हम ये बात बताते चल रहे हैं। तो यहां पे भी देखोगे ATP और NADPH2 को हम लोग यूज करने वाले हैं, आगे इसी चीजों को हम दिखाएंगे। लेकिन यही चीज हम बता दिए कि NADPH2, ध्यान रखोगे H, यहां पे बेसिकली हम बात करेंगे H की, यानी प्रोटॉन की, यानी हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो यही हाइड्रोजन कहां पे आके लग रहा है? इस ग्लूकोज के अंदर जो ये हाइड्रोजन पाया जाता है, यही तो है जो रिडक्शन कराता है। समझ में आ रहा है क्या? तो बस यही है, ध्यान रखना इस बातों को। हो गया? तो अब चलो इसके बेसिस पे आगे की चीजें हमें सोचनी है थोड़ी सी, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात को। डार्क फेजेस के बारे में हमने बोला, डार्क फेज परफॉर्म इन डे टाइम ओनली बट नो नीड ऑफ डायरेक्ट सनलाइट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसीलिए इसको हम लोग डार्क फेज बोलते हैं, और कोई बात नहीं कि डायरेक्ट सनलाइट हमें नहीं चाहिए बाबा, खाली लाइट हो कहीं अगल बगल तो काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? उधर इधर है, खाली दिन का टाइम होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं हो तो भी चल जाएगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन डार्क में यानी नाइट में कभी भी ये परफॉर्म नहीं होगा। इस बातों को दिमाग में बैठा लो। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन लाइट फेजेस की बात करें तो इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट, देखो सनलाइट का डायरेक्ट इंटेंसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सनलाइट इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो बस यही बात है, ध्यान रखना। इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम डार्क फेज की बात करते हैं, ठीक है क्या? अब डार्क फेज की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी इसको क्लासिफाई भी किया है कि भाई डार्क फेज का जो मेन पाथ होता है वो हमारा C3 साइकिल होता है। बताया था ना कि डार्क फेज भी दो पाथवे में परफॉर्म होता है, ठीक है क्या? दो पाथवे में की बात करें तो एक मेन पाथ था और एक क्या था? सब्सिडरी, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, सब्स्टिट्यूटिव पाथवे। समझ में आ रहा है? तो कहोगे कि सर ये यूज क्यों होता है? एक मेन पाथ और दूसरा एक्सेसरीज पाथ। समझ में आ रहा है क्या? या सेकेंडरी पाथ। तो देखो इसी चीजों को तो यहां समझना है, समझ गए तो सब चीज जान गए। लेकिन सबसे पहले ये चीज समझो कि जो लोग डार्क फेज को कराते हैं, उसमें कौन से लोग हैं जो कि डार्क फेज को परफॉर्म करते हैं? कुछ एक ऑर्गेनिजम्स तो होंगे ना जी कि जो डार्क फेज को कराते हैं। तो थोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दोगे। डार्क फेज की बात करें, ठीक है क्या? अब डार्क फेज की बात करें तो डार्क फेज बेसिकली दो तरीके से परफॉर्म होता है, ठीक है क्या? दो तरीके की बात करें तो एक मेन पाथ होता है, मेन पाथ, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरीज पाथ। एक्सेसरीज पाथ या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी पाथ, सेकेंडरी पाथ, ठीक है? अब अगर हम बात करें मेन पाथ की तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। मेन पाथ की बात करें तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास C3 साइकिल यूज होता है। कौन सा साइकिल? C3 साइकिल यूज होता है। C3 साइकिल, कौन सा साइकिल? C3 साइकिल परफॉर्म होता है। इसको मेन पाथ को कंप्लीट करने के लिए C3 साइकिल होता है। और अगर हम एक्सेसरीज पाथ की बात करें, इस एक्सेसरीज पाथ की बात करें तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके का पाथवे है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके का पाथ है और एक को हम बोलते हैं C4 cycle, C4 cycle, and then second one is CAM साइकिल, ठीक है क्या? इसको बोलते हैं कैम साइकिल और इसको बोलते हैं C4 साइकिल। क्लियर हो चुका है बात? इसको हमने बोला क्या? C4 साइकिल,
इसको हमने बोला C4 साइकिल, इसको हमने बोला कैम साइकिल। क्लियर हो चुका है बात? यहाँ स्पष्ट हो जानी चाहिए बात, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जानना चाहते हैं इसके बारे में। डार्क फेज कब होता है? डे टाइम में ही होता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट का नहीं जरूरत है। नो नीड ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, सॉरी, ठीक है। तो दो तरीके की यहाँ पे चीजें हैं, दो कंडीशन यहाँ पे है। लेकिन डार्क फेजेस के लिए एक जरूरी है, क्या जरूरी चीज ये है कि लाइट फेज शुड बी लाइट फेज should be completed। ठीक है क्या? लाइट फेज should be completed। क्लियर हो गया? अब यहां पे हम लोग जानेंगे C3 साइकिल के बारे में। ऑब्वियस C3 साइकिल को ही सबसे पहले जब जानेंगे हम, तो हम जान जाएंगे कि डार्क फेज क्या होता है। तो देखो, डार्क फेज की अगर हम बात करें, तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग एक स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है क्या? स्ट्रक्चर क्या चीज है थोड़ा देख लो तुम लोग। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, तुम लोग होप सो समझते भी होगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है, एंड देन दिस वन इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो चुका बात? क्या ये हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया। अच्छा, इसके अंदर अब हमें क्या करना है? ये थाइलेक्वाइड का ग्रुप हो गया, तो जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्रैना बोल देते हैं। और इसी के बाद यहाँ पे थाइलेक्वाइड होता है। अब इसी थाइलेक्वाइड की अगर हम बात करें, तो हमने बोला था क्या कि थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन होता है। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे क्या परफॉर्म होता है? लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रहा था, यही वाला ना, लाइट फेज यही पे ना परफॉर्म हुआ था। समझ में आ रहा है क्या? इसी बात करें तो ये थाइलेक्वाइड है हमारा। ठीक है, थाइलेक्वाइड है हमारा। अब लाइट फेज यहीं पे परफॉर्म हुआ। अब इसके बाद जो दूसरी बात हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, इसके थ्रू जो आउटपुट निकला, जैसे हमने बताया कि इस थाइलेक्वाइड के थ्रू जो लाइट फेज हुआ, इसके थ्रू दो चीजें हमें मिली देखने को, और जिसमें हमें पहला चीज जो मिला वो मिला हमें NADPH2 एंड ATP एज हमें सोर्स के तौर पे, एज ए आउटपुट के तौर पे हमें मिला, जिसको हमें कहाँ पे यूज करना है? ये हमें डार्क फेजेस के अंदर यूज करना है। अब दूसरी बात, ये सारी चीजें हमने कहाँ पे किया था? थाइलेक्वाइड और बेसिकली थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। समझ में आ रहा है क्या? थाइलेक्वाइड एंड थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। लेकिन अब जो डार्क फेज होगा ये वाला हमारा स्ट्रोमा एरिया है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा स्ट्रोमा एरिया है। हमने बताया था कि ये स्ट्रोमा खाली जगह था, ये ग्राउंड सबस्टांस ऑफ क्लोरोप्लास्ट को स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इसी स्ट्रोमा के पास अब हमारा डार्क फेजेस ऑफ क्या कहा सकते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। ठीक है क्या? तो ये जो साइट्स है, स्ट्रोमा जो है, ये जो साइट है किसके लिए है? डार्क फेज के लिए है। किसके लिए है? डार्क फेज का साइट है। किसका साइट है? डार्क फेज का
साइट है। क्लियर हो जाना चाहिए ये बात। हमने लाइट रिएक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कराया था इस थाइलेक्वाइड एंड थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर, और साथ ही साथ इसके थ्रू जो आउटपुट निकला था उसी को यूज करके अब हम इस स्ट्रोमा के अंदर बेसिकली जो देख रहे हो खाली जगह, यहीं पे हम लोग क्या चीज को परफॉर्म करेंगे, डार्क फेज को परफॉर्म करेंगे। और डार्क फेज की अगर हम बात करें यानी स्ट्रोमा के अंदर ये परफॉर्म होने वाला है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, C3 साइकिल यूज होगा। कौन सा साइकिल यूज होगा, C3 साइकिल यूज होगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं जानना है। ठीक है क्या। अब साइट हमें पता चल गया, ठीक है क्या। अब साइट के बाद सबसे पहले हमने बात बताया था कि इसके लिए क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम्स वगैरह भी यूज होता है। एग्जैक्टली यूज होता है, इसके अंदर भी यूज किया जाएगा और उसी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब हमें आज के इस सेशन में क्या चीज को कंप्लीट करेंगे, C3 साइकिल को पढ़ेंगे, काफी अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है क्या। तो आ जाओ देख लेते हैं हम लोग डार्क फेज के अंदर C3 साइकिल को। C3 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल, इसको हम लोग सबसे पहले समझो बोलते क्यों है। अब देखो इसका अदर नेम की बात कर लेते हैं। अदर नेम की बात करें, ठीक है। अदर नेम की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्विन साइकिल। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैल्विन साइकिल हम लोग बोलते हैं। ठीक है क्या। अब अगर हम बात करें इसके डिस्कवरी की कि इसको किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय कैल्विन बेंसन एंड बेसम। बेसम ने यूज किया था। ठीक है क्या। बेसिकली हम अगर बात करें इनके डिस्कवरी की तो इसको सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किए थे मेल्विन कैल्विन ने। एक्चुअली इसी के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। इनके फादर ने इनका नाम मेल्विन कैल्विन रख दिया था। ठीक है क्या। तो इसके बाद इन्हीं के साथ जो और लोग थे वो थे बेंसम एंड बेसम। ठीक है क्या, बेंसम एंड बेसम ने किया था। ठीक है क्या। अब अगर बात करें इसके अंदर की तो जो हमारे पास जो ऐसा कहे क्या कि एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है, एक मिनट इससे प्राइमरी एक्सेप्टर की बात करें इसके अंदर, प्राइमरी एक्सेप्टर जो यूज करते हैं हम लोग वो यूज कर देते हैं RUBP को। ध्यान रखना RUBP को यूज करते हैं। अब क्या है इस चीजों को आगे हम समझाएंगे। ठीक है क्या। इससे आगे की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोडक्ट जो होता है हमारा बनता है PGA। ध्यान से, तुम लोग भी जानते हो PGA के बारे में, जानते हो ना, 3PGA याद है। PGA के बारे में तुम लोग भी जानते हो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये बेसिकली ये कितना कार्बन का होता है, देखोगे 1 2 3, कितना C है जी, 1 2 3। ठीक है क्या, कितना कार्बन, 3 कार्बन। इसीलिए इसको अगर हम बोले C3 यानी C3 अगर बोलते हैं तो गलत होगा क्या। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोडक्ट होता है
3 कार्बन होता है, 3 कार्बन्स कंपाउंड होता है, दैट इज PGA, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज C3 साइकिल। क्लियर हो जाना चाहिए ये बात, क्लियर है ना। चलो अब इससे आगे की बात करें तो इसके अंदर जो इंजाइम हम लोग को प्राइमरी इंजाइम जो यूज होता है, ठीक है क्या, प्राइमरी इंजाइम की बात करें, प्राइमरी इंजाइम जो यूज होता है इसके अंदर क्या होता है, रूबिस्को होता है, ध्यान रखना, RUBISCO, ठीक है, रूबिस्को एंड RUBP। थोड़ा तुम लोग ध्यान दोगे, थोड़ा सा एक जैसा टाइप का है। अब इसके बारे में समझा देते हैं। RUBP का मतलब क्या होता है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। कितना कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं राइबुलोज। राइबुलोज, राइबुलोज, RU का मतलब राइबुलोज, B का मतलब होता है बाई, और P का मतलब होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट, क्लियर हो गया क्या, राइबुलोज बाई फॉस्फेट इसका मतलब होता है। अगर इसकी बात करें तो इसके बारे में देखोगे, इसके बारे में भी हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे राइबुलोज, राइबुलोज बाई, बाई को वही देखे होंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बिस लिखते थे, याद है क्या, बिस, तो यहां पे बाई, राइबुलोज बाई कार्बोक्सिलेज, राइबुलोज बाई फॉस्फेट, राइबुलोज बाई फॉस्फेट बाय फॉस्फेट, सी से और ओ से, दोनों अलग अलग चीजें हुआ, इसको हम लोग यहां पे बोलेंगे कार्बोक्सिलेज एंड ओ फॉर ऑक्सीजिनेज, ऑक्सीजिनेज, याद रखना, क्योंकि ये एक क्या है, एक प्राइमरी इंजाइम है। क्या इंजाइम है, प्राइमरी इंजाइम हम लोग यहां पे एज ए यूज कर रहे हैं, प्राइमरली, प्राइमरी इंजाइम के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो देख लोगे इधर हम लोगों ने बोला C3 साइकिल के बारे में, इसका अदर नेम की बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को कैल्विन साइकिल बोलते हैं। और इसी कैल्विन साइकिल की अगर हम बात करें, ध्यान से देखोगे, एक मिनट, थोड़ा सा महसूस हो गया भाई, बहुत परेशान करता है जी ये, ठीक है। सो C3 साइकिल की अगर हम बात करें तो हमने बोला था इसका अदर नाम क्या होता है, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो चुका है बात। दूसरी बात इसके बारे में हम बोले कि इसको किसने डिस्कवर किया था, मेल्विन कैल्विन, बेंसन एंड बैसम ने, ठीक है क्या। और इसकी बात करें प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है वो कौन सा होता है, RUBP होता है, समझ में आ रहा है, राइबुलोज बाई फॉस्फेट, ठीक है, जो कि कितना कार्बन कंपाउंड होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। और अगर हम फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट की बात करें, जो पहला प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है वो क्या होता है, PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, याद रखना इस बात को, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ऑलरेडी हमने इसको समझाया है रेस्पिरेशन के टाइम। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है जो कितना कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए C3 है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, C3 साइकिल। क्लियर हो गया क्या। और अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसेस के बारे में। तो प्रोसेसेस के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान से देखोगे इधर, एंड प्रोसेस के बारे में बात करें तो हम कहेंगे क्या कि इट इज कंप्लीटेड इनटू थ्री फेज, 3 फेज में ये भी कंप्लीट होता है। और इस फेज के अंदर जो पहला चीज होता है, जो दूसरा चीज होता है और तीसरा चीज होता है, इसी को देखना है। तो पहला जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोलेंगे, यानी एडिंग ऑफ कार्बन बोलेंगे। एंड देन यहां पे हमारा रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। रिवर्स ग्लाइकोलिसिस होगा,
या ग्लिसरेट रिवर्सल होगा, या इसी को बोलते हैं ग्लिसरेट रिवर्सल। ठीक है क्या, यहां लिख देते हैं ग्लिसरेट रिवर्सल। ठीक है क्या, इसको हमने तीन अलग अलग एक ही चीज का नाम दिया, रिडक्शन प्रोसेस होता है, या रिवर्स ग्लाइकोलिसिस होता है, या ग्लिसरेट रिवर्सल होता है। और जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है रीजनरेशन। ध्यान रखना इस बात को, रीजनरेशन। कंप्लीट हो गया ये बात कि जो C3 साइकिल है इट इज कंप्लीटेड इनटू तीन अलग अलग प्रोसेस, थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस, एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड रीजनरेशन। जल्दी से इसको लिखोगे, ध्यान देना इस बात को। अच्छा, कुछ एक C3 प्लांट्स की बात कर ले, ठीक है क्या। अब C3 प्लांट्स का एग्जाम्पल की बात करें तो देखोगे यहां पे लिख रहे हैं C3 प्लांट्स की बात करें तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देख सकते हो। हम लोग यहां लिख सकते हैं, देख रहे हो, थोड़ा ध्यान दोगे इधर। यहां हम लोग लिख सकते हैं राइस को, व्हीट को, ठीक है क्या, क्लोरेला को, देन हम कह सकते हैं शुगर बीट कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे। देन सनफ्लावर हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा C3 प्लांट्स है। देन हम लोग कह सकते हैं सनफ्लावर, ठीक है क्या। देन सोया, ऑल दीज आर बेसिकली C3 प्लांट्स, ठीक है क्या। ये सारे लोग C3 प्लांट को परफॉर्म करते हैं, यानी C3 साइकिल को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखोगे, क्लियर। अब अगर हम बात करें इसी की, तो ये जो मेल्विन थे या मेल्विन कैल्विन थे, बेंसन थे, एंजन बैटसन थे, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था। ध्यान रखना, कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया था। ठीक है क्या, रेडियो आइसोटोप्स को यूज करके इन्होंने बेसिकली C3 साइकिल को परफॉर्म किया था। ध्यान रखोगे, जल्दी से लिखोगे इसको। अब C3 साइकिल के अंदर क्या होता है, इसी चीज को हमें देखना है। थोड़ा सा ध्यान दोगे C3 साइकिल में। C3 साइकिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बोला C3 साइकिल को करने के लिए हमारे पास तीन प्रोसेस है। ठीक है क्या, पहला है कार्बोक्सिलेशन होगा, देन दूसरा हमने बोला रिडक्शन, एंड तीसरा जो होगा रीजनरेशन। क्लियर हो गया बात। ये चीजों को हमें ध्यान देना होगा, तीन अलग अलग प्रोसेस में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो एज जो हमारे पास जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, ध्यान रखना, प्राइमरी एक्सेप्टर जो है हमारे पास कौन है, RUBP। क्या है, RUBP है। समझ में आ रहा है क्या, ये RUBP एक्चुअली इसका मतलब होता है राइबुलोज बाइफॉस्फेट। क्लियर है बात, ऑलरेडी हमने इसको क्लियर कर दिया है। अब राइबुलोज बाइफॉस्फेट की अगर हम बात करें, और राइबुलोज बाइफॉस्फेट हमने कहा था क्या कि कितना कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर इसके साथ 5 कार्बन कंपाउंड, मतलब थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे यहां पे कि 1 2 3 4 और देन ये 5 हुआ क्या, बिल्कुल 5 कार्बन कंपाउंड हुआ। तो बेसिकली इसके साथ राइबुलोज बाइफॉस्फेट है, यानी इसके दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। थोड़ा ध्यान दोगे इधर, इसके एक साइड पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट, और इसके दूसरे साइड पे भी क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। थोड़ा ध्यान दोगे इधर, राइबुलोज बाइफॉस्फेट के दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ। 1 2 3 4 5
5 कार्बन कंपाउंड और इसके दोनों साइड पे हमारे को क्या है, फॉस्फेट लगा हुआ है। ध्यान से देखोगे ये फॉस्फेट है, ये हमारे को फॉस्फेट है। क्लियर हो गया? अच्छा, दोनों साइड पे जो फॉस्फेट लगा होगा एक साथ लगा होगा क्या? नहीं, पहले क्या होगा, इसके पहले दूसरा प्रोसेस होगा, यानी ये एक फॉस्फेट होगा, यानी राइबोलोज बाई के जगह पे क्या मोनोफॉस्फेट हम बोल सकते हैं ना। तो पहले मोनो बना होगा तभी तो बाई बना होगा ना, ध्यान रखना इस बात को। पहले मोनोफॉस्फेट बना होगा तब ना बाई फॉस्फेट बना होगा। हाँ, ध्यान रखना इस बात को। अब चूंकि ये 5 कार्बन कंपाउंड है और एक कार्बन अगर फिर से मान लो आके जुट गया, यानी ये क्या हुआ, CO2 में से ही ना एक कार्बन आके जुट सकता है, क्योंकि कार्बन का सोर्स हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर सा बात है ना जी। CO2 से हमारे को अगर C निकला और ये RuBP के साथ जुट गया, जो कि कितना कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड है, तो अब ये कितना कार्बन कंपाउंड हो जाएगा बेटा, 6 कार्बन हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये बेसिकली इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या? कार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया क्या? समझ में आ रहा है क्या? यानी ये कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस में क्या चीज हुआ है, एडिंग ऑफ कार्बन। क्या चीज हुआ है, एडिंग ऑफ कार्बन जब होगा तो ये CO2 में से C निकलेगा और RuBP के साथ ये जुट जाएगा। तो अब ये 5 कार्बन कंपाउंड कितना कार्बन कंपाउंड में बदल जाएगा, 6 कार्बन कंपाउंड में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कहोगे कि 6 कार्बन कंपाउंड होगा, लेकिन इसका पहला प्रोडक्ट तो आपने बताया है सर, PGA बताया है, क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट अब बनेगा क्या बनेगा, हमें PGA बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? PGA बनेगा, यानी 3PGA या PGA जो भी बोल लो, 3PGA, ठीक है क्या? या इसी को बोलते हैं PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा ना जी। बहुत अच्छा। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की अगर हम बात करें तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। कितना कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। समझ में आ रहा है क्या? 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। यहां तक सब लोगों को समझ में आ रहा है सब चीज? बिल्कुल सही। अब इससे आगे की अगर हम बात करें, तो अब हम लोग कहेंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास कि 3 कार्बन कंपाउंड, यानी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 2 3। तो इसके पास अभी 5 गो था और एक यहां से आके जुटा, कितना हो गया, 6 हुआ। लेकिन हमें दिख कहां आ रहा है, 2 ही, 3, 1 2 3, 1 2 3 और 3 कहां गया जी? एग्जैक्टली ये 2 यूनिट का बन जाता है, PGA बन जाता है। कितना बन जाता है, 2 यूनिट PGA बन जाता है, यानी 2 बार ये PGA बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? 2 टाइम्स PGA का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी एक ग्लूकोज जो बना, यानी 6 कार्बन का मतलब क्या, ग्लूकोज बेसिकली क्या, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 वाले से क्या हुआ, ये 2 गो 3 कार्बन का बन गया। देखो इधर 1 2 3, ये फिर 1 2 3, ये 1 बना, ये फिर से 2 बना, तो 2 बन गया। इस तरीके से टोटल बन गया। तो कहोगे कि सर यहाँ पे 5 गो कार्बन था, 1 गो कार्बन जुट गया, कितना अच्छा था कि यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड यानी ग्लूकोज यहीं पे बन जाता। लेकिन बेटा दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये चीजें बन नहीं सकती है। तो कहोगे क्यों नहीं बन सकता है सर? इसलिए नहीं बन सकता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर है, यहाँ पे जो एंजाइम है, वो चीज इसको क्या चीज में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा। क्योंकि RuBP के अंदर जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो एक एंजाइम काम करता है और इस एंजाइम का नाम है, इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं रूबिस्को। क्या बोलते हैं हम लोग? रूबिस्को। रूबिस्को एक एंजाइम है, रूबिस्को एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा, RuBP को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA में कन्वर्ट करेगा, न कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ये बात ध्यान रखना। और अगर बन भी जाता है, इनकेस अगर बन भी गया तो ये स्टेबल फॉर्म में नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे बात कि यहाँ पे RuBP यानी 5 कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन कंपाउंड जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से मिला, 6 कार्बन
कार्बन हुआ और ये जो टूटा 2 यूनिट ऑफ पीजीए यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर रखनी बात को है, यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ पीजीए बना, मतलब 2 गो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ये एक कार्बन का हाल है, यानी एक जब यहां से आरयूबीपी 1 यूनिट चलता है तब ये होता है। क्लियर हो गया बात। लेकिन अब तुमको बताते हैं कि जो ये कार्बोक्सिलेशन होता है, ध्यान देना, ये जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो 6 कार्बन का एंट्री होता है। यानी यहां पे मेरे को कितना चाहिए, 5 कार्बन वाला कंपाउंड कगो चाहिए, 6 गो चाहिए। कगो चाहिए यहाँ पे बेटा, 6 चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो यानी 6 5 30, यानी 6 से 5 में अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे, तो हमको 30 गो यहां से मिलता है और 6 गो यहां से मिलता है, यानी 36 गो यहां पे टोटल यहां पे मेरे को क्या बोले कार्बन मिलेगा। 36 गो कार्बन का मतलब कितना हुआ जी, एक अगर ग्लूकोज की बात करें तो 6 कार्बन। समझ में आ रहा है क्या? तो 1 की बात कर रहे थे तो 2 यूनिट बन रहा था, तो 6 की बात करेंगे तो कितना यूनिट बनेगा यहाँ पे? ओबियस यहाँ पे टोटल हमें 12 गो यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 12 गो मिलेगा। टोटल 12 यूनिट ऑफ पीजीए का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया बात। अब 12 यूनिट ऑफ पीजीए जब बनेगा, जैसे देखो इधर सी 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 है, ठीक है क्या? अब सी, हाँ, तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ एक कार्बन मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे करके लगा होगा, लेकिन जब ये 3 गो कार्बन में टूटेगा, 3 गो कार्बन में टूटेगा, तो फिर एक कुछ एक हाइड्रोजन चाहिए इनको स्टेबलाइज करने के लिए। तो हाइड्रोजन का सोर्स मेरे पास कहाँ है? ओबीएस NaDH2 के पास। तो अब NaDH2 क्या होगा, यहां से इस प्रोसेस से, ध्यान से देखना, इस प्रोसेस से अब NaDH2 की बात करें तो यहां पे मेरा बेसिकली अब रिडक्शन हो जाएगा। क्या चीज होगा? रिडक्शन होगा, यानी NaDPH2, ध्यान से देखना, क्या चीज में कन्वर्ट होगा? NaDP में कन्वर्ट होगा। क्या चीज में कन्वर्ट होगा? NaDPH2 टूटेगा और क्या चीज में कन्वर्ट होगा? NaDP में कन्वर्ट होगा। यानी हमें यहां पे भी कितना यूनिट चाहिए? 12 यूनिट ऑफ NaDPH2 अगर NaDP में बदलेगा, यानी यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा, तब हम इसके टोटल, समझ में आ रहा है क्या, टोटल 12 पीजीए को हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनके बीच जो बॉन्डिंग बनेगा, इस बॉन्डिंग को बनाने के लिए जो एनर्जी खर्च होगा, फिर उतना ही हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी भी चाहिए, जो कि हमें कहां से मिलेगा? ATP से मिलेगा। तो ATP भी टूटेगा, ADP और प्लस IP के अंदर, ध्यान रखना बात को, ADP प्लस IP के अंदर टूटेगा। क्लियर हो गया बात? इतना ध्यान रखना। ये फर्स्ट प्रोसेस है, ATP जो टूटा ADP प्लस IP में, और यहां पे भी देख रहे हो NaDPH2 टूटा NaDP में। तो कितना यूनिट टूटा? 12 यूनिट। कितना यूनिट? 12 यूनिट। इस बात को ध्यान रखना, यहां पे 12 यूनिट, 12 को टूटेगा। और यहां पे भी जो तुम लोग देख रहे हो, ये टोटल कितना टूटेगा? 12 यूनिट ATP टूटेगा। क्लियर हो गया। और जब ये टूटेगा तो ध्यान रखना, फॉस्फो यहां से इसका रिडक्शन हुआ, ऐड हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो टूटा हुआ था, याद रखना इस बात को कि ये NaDH2 जो बना था, कहां पे बना था? हमने बोला था ये जो OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर है, उसके थ्रू जो ऑक्सीजन निकला था वो रिडक्शन फेरोडॉक्सिन के थ्रू निकला हुआ था। तो वही जो था NaDH2, H2 इसने रखा था, यही H2 को अब हमने यूज कर लिया यहाँ पे इसको बैलेंस करने में। और ये ग्लिसरिक एसिड फिर से क्या बन गया? ग्लिसरल अल्डिहाइड बन गया। यानी अब ये हमारा क्या बन जाएगा? PGAL बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, PGAL बन जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन कितना यूनिट बेटा? कितना यूनिट? यहां 12 यूनिट ही बन जाएगा। क्लियर रखना इस बात को। क्लियर हो चुका है बात? यस और नो? ध्यान रखना इस प्रोसेस को। हो गया। अब इसके आगे की अगर हम बात करें, ध्यान से देखोगे, इसके आगे की बात करें तो यहां पे मेरे को टोटल 12 PGAL मिला है। यानी अगर हम बात करें इसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन की, तो एक PGL के पास कितना कार्बन? 3 कार्बन। तो 12 3 जा 36। अब इसकी भी बात करें, 12 3 जा 36, इतना ही है। अब अगर इसमें से देख लोगे थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये चीजें जो है
12 PgAl था। अब ये कितना बच गया मेरे पास, देखोगे बहुत ध्यान से, क्योंकि यहीं पे बहुत बड़ा कहा जाए कि डिसाइडिंग स्टेप है। तो अब मेरे को ये मिला 10 यूनिट ऑफ PgAl। क्या मिल गया? 10 यूनिट ऑफ PgAl ही खाली मिला, 10 यूनिट ऑफ PgAl ही मिला। तो कहोगे कि 2 PgAl, यानी 12 था, यानी 12 था, इसमें से 2 ही बचा, तो 2 कहाँ पे गया बेटा? तो ये जो 2 हुआ यहाँ से 2 यूनिट ऑफ PgAl, 2 यूनिट ऑफ PgAl बेसिकली हम लोगों ने बोला था ये रिवर्स ग्लाइकोलिसिस करेगा। क्या करेगा? रिवर्स ग्लाइकोलिसिस करेगा, रिवर्स ग्लाइकोलिसिस करेगा, और इसके थ्रू रिवर्स ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से क्या बना देगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। यहां बात समझ में आया क्या? क्योंकि एक ग्लूकोज को बनाने में कितना कार्बन चाहिए होता है? 2 PgAl मतलब 3 कार्बन कंपाउंड, 3 2 जा 6, 3 कार्बन इंटू 2 मतलब 6 कार्बन। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ रिवर्स ग्लाइकोलिसिस हुआ और ये ग्लूकोज जो हुआ 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहाँ से चल गया मेरे को। अब यहाँ पे देखोगे मेरे को कितना मिला है? 2 PgAl मिला है। कितना मिला है? 2 PgAl मिला है। ध्यान रखना इस बातों को। अब हमने बोला क्या कि बेसिकली हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ? कार्बन के साथ जुटा है कि नहीं? ऑक्सीजन को हटा के, तो ऑब्वियस क्या हुआ है यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। तो जो ये लाल कलर में जो देख रहे हो, जो ये स्टेप्स लाल कलर में हुआ है, ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। और ये जो ब्लू कलर में हुआ है प्रोसेस, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है क्या? और अब जब ये देख रहे हो, अगला स्टेप हम लोग को देखना ये है कि ये अब मेरे को 10 यूनिट यानी 3 कार्बन कंपाउंड ये भी है। अब ब्लैक स्टेप को देखोगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा? रीजनरेशन होगा, यानी अब ये बनेगा RUMP। और RUMP का मतलब होता है बेटा, ध्यान से सुनोगे, RUMP का मतलब होता है राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। क्या होता है इसका मतलब? RUMP का मतलब देखोगे यहाँ पे, RUMP का मतलब होता है राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। क्लियर हो गया क्या? राइबुलोज मोनोफॉस्फेट यानी कितना फॉस्फेट? 1 फॉस्फेट। लेकिन राइबुलोज कितना कार्बन कंपाउंड होता है जी? 5 कार्बन कंपाउंड होता है। क्लियर हो गया बात? यानी 1 2 3 4 5, और इसके हमारे देख सकते हो ये अगर हमारा 5th पोजीशन है तो बेसिकली इस वाले पे हमारे पास सबसे पहले आके फॉस्फेट जुटेगा। समझ में आ रहा है क्या? इस पोजीशन पे आके मेरा क्या फॉस्फेट आके जुटा था। तो ये हो गया था राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, ये स्टेटस। और फिर से ध्यान से देखोगे ये प्रोसेस अब जाके कंप्लीट क्या चीज में हो रहा है? राइबुलोज बाइफॉस्फेट में। समझ में आ रहा है क्या? यानी मोनोफॉस्फेट की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे राइबुलोज मोनोफॉस्फेट की बात कर रहे हैं, यानी एक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा। क्लियर हो गया ना बात? एक फॉस्फेट इसके साथ आके यहाँ पे जुटा, और राइबुलोज मोनोफॉस्फेट से क्या हुआ? बाइफॉस्फेट में जुटा। यानी कितना यूनिट यहाँ पे है? 6 गो फॉस्फेट है। तो यानी हमको ये पता चलना चाहिए यहाँ पे कि मेरे को कितना यहाँ पे एटीपी टूटा है। एटीपी जो हमारा टूटा हुआ है, एटीपी जो हमारा टूटा हुआ है, कितना यूनिट एटीपी टूटा हुआ है? एडीपी प्लस आईपी। देख रहे हो इधर? एडीपी प्लस आईपी, और ये जो टूटा हुआ है 6 यूनिट ऑफ एटीपी टूटा हुआ है। क्लियर हो गया बात? तो जो 6 यूनिट टूटेगा, समझ में आ रहा है, तभी तो जाके ये 6 बार 5 कार्बन कंपाउंड। अब मेरे पास 10 3 जा कितना बचता है? 10 इंटू 3 की बात करें तो 30 कार्बन बचता है। 30 कार्बन में 5 कार्बन का एक कंपाउंड, यानी 5 कार्बन ऑफ ईच कंपाउंड क्या बनाएगा? RUMP बनाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 5 कार्बन का अगर हम टोटल अगर बनाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है क्या? 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन है, देख सकते हो 1 2 3 4 5, एक के लिए 5 कार्बन, तो 5 के लिए कितना हुआ 25। समझ में आ रहा है क्या? 25 यहाँ पे हमने लगाया। तो उसी तरीके से अब मेरे को टोटल की अगर हम बात करें तो देखोगे यहाँ पे कितना मेरे को लगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जो यूनिट है RUMP बना, 6 यूनिट ऑफ RMP का मतलब कितना हुआ 6 5 30, यानी 30 कार्बन यहाँ पे हमने यूटिलाइज कर लिया कि नहीं। तो यही जो है PGL, ध्यान से सुनोगे, यही जो PGL है 3 कार्बन कंपाउंड अब क्या चीज में कन्वर्ट हुआ है RUMP में कन्वर्ट हुआ है, यानी ये रीजनरेशन प्रोसेस हुआ है। कौन सा प्रोसेस हुआ है? रीजनरेशन प्रोसेस हुआ है, इससे RUMP बन गया। समझ में आ रहा है क्या? तो दैट्स इट, यही है हमारा C3 साइकिल, जिसके अंदर सबसे पहला जो चीज होता है राइबुलोज बाइफॉस्फेट, जो सबसे पहला प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कार्बन का, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है विदाउट एनर्जी खर्च किए। ठीक है, एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, और रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में RUBP कन्वर्ट हो जाता है PGA के अंदर। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड हमारा PGA होता है। समझ में आ रहा है क्या? 3 कार्बन कंपाउंड हमारा PGA हो जाता है, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है कितना 12, क्योंकि वो 6 है तो ये कितना हो जाएगा 12 3 3। एंड देन इसमें से फिर यहाँ पे एसिड है, एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, यानी H2 को H मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे जोड़ना है, हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन्स को जोड़ना है। तो इसके लिए हमें 12 को बना है, तो 12 को हमारे 12 12 टू जा क्या 24, तो 24 हमें यूज हो रहा है, तो PGL बन जा रहा है। 12 PGA था, 12 PGL बन गया, लेकिन आगे कितना गया 10 ही गया। और यहां से क्या चीज निकल गया 2 गो, यहां पे देखोगे इधर, यहां से 2 गो यहां से एलिमिनेट कर गया, बाहर निकल गया। और ये बेसिकली किस प्रोसेस में चला गया? ये रिवर्स ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में चला गया। किस प्रोसेस में चला गया? रिवर्स ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, जिसमें रिडक्शन होता है। समझ में आ रहा है क्या? और रिवर्स ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से क्या बन गया हमारा ग्लूकोज, इधर हम मेरे को 1 मॉलिक्यूल्स बन गया। क्लियर हो गया? 10 मॉलिक्यूल्स हमारे को PGL आगे बढ़ा, यानी अगर 3 कार्बन कंपाउंड के हिसाब से बात करें और ये 10 गो बना, तो 3 10 जा कितना हुआ 30 कार्बन। अब फिर इससे क्या बना RUMP, यानी राइबुलोज मोनोफॉस्फेट बन गया। मोनो मतलब एक फॉस्फेट, देखोगे हर जगह 5th पोजीशन पे इसका मोनोफॉस्फेट आके अटैच्ड होगा। ठीक है क्या? लेकिन 5 कार्बन का कितना कंपाउंड बनेगा? 30 कार्बन अगर टोटल है तो ऑब्वियस 30 कार्बन है तो टोटल 6 यूनिट बनेगा। 6 यूनिट के बाद 6 यूनिट में फिर से एक फॉस्फेट जोड़ना है, एक ATP टूटेगा, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बार बार आके यहाँ पे आके जुटेगा। ठीक है क्या? इस पोजीशन पे तो कितना हो जाए राइबुलोज मोनोफॉस्फेट तो था ही, एक और जुट गया तो राइबुलोज बाइफॉस्फेट हो गया, 2 फॉस्फेट हो गया। इस तरीके से 6 कार्बन यहाँ पे हम लोगों ने 6 ATP हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। और इसके अंदर अब हम बात कर रहे हैं, तो हटा देते हैं इसको, ये सारा चीज अब थोड़ा सा नीट कर देते हैं नीटली। और इस प्रोसेस में अब हम इस प्रोसेस को ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस हुआ, देखोगे ये जो हमारा यहां से यहां तक जो स्टेप हुआ, यहां तक जो स्टेप हुआ, देखोगे इधर, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या हो रहा है? रीजनरेशन हो रहा है। ठीक है क्या? ध्यान दोगे, रीजनरेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और यहां से देखोगे इधर बढ़िया से, और इस वाले स्टेप से, इसी वाले स्टेप से इस वाले स्टेप तक की अगर हम बात करें, इस वाले स्टेप तक की अगर हम बात करें, तो ये जो हुआ है मेरा कार्बोक्सिलेशन हुआ है, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है क्या? ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ है। और बाकी का ये जो सारा प्रोसेस यहां से देख रहे हो, यहां से बाहर, एक्चुअली हाँ लिख देते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस हुआ है, यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस हुआ है, ध्यान दोगे, यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस हुआ है, यही हुआ है रिडक्शन हुआ है, या इसी को बोलते हैं रिवर्स ग्लाइकोलिसिस हुआ है। सो दैट्स इट, यही है हमारा C3 साइकिल। क्या है हमारा? C3 साइकिल है। ध्यान से देखोगे, अब जल्दी से इसको फटाफट लिखोगे। अब जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद अब हम बताना चाहते हैं इसके अंदर
इसके अंदर जो बताना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी हालांकि सब कुछ बता दिया है, तो इसके अंदर जो एसिमिलेटरी पावर जो यूज हुआ है, टोटल एसिमिलेटरी पावर जो यूज हुआ है, टोटल एसिमिलेटरी पावर जो खर्च हुआ है कितना हुआ है, थोड़ा सा देखोगे यहाँ कितना एटीपी, 6 एटीपी, यहाँ पे कितना एटीपी, 12 एटीपी, यानी 12 + 6 एटीपी, 12 + 6 एटीपी हुआ है क्या, यानी टोटल यहाँ पे हमें कितना एटीपी खर्च करना पड़ा है, 18 एटीपी खर्च करना पड़ा है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें NADPH2 की, तो यहाँ पे देखोगे 12 NADPH2 हमारा खर्च हुआ है। क्लियर हो गया क्या, यहाँ से देख सकते हो ये हमारा 18 ATP एंड 12 NADPH2 यहाँ पे यूज हुआ है C3 साइकिल के अंदर। क्लियर हो गया क्या, ये हमारा RUBP हमने बताया था प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर है यहाँ पे RUBP, और फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ हमारा कार्बोक्स C3 साइकिल या बोले कैल्विन साइकिल कौन सा है, PGA है। क्या है, PGA, यानी 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। इसी तरीके से हमने देखा था C4 साइकिल, यानी C4 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो कितना कार्बन का बनेगा, 4 कार्बन का बनेगा। इससे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ गए सारी चीजों को, जल्दी से C3 साइकिल लिखोगे। सो अगर हम बात करें, थोड़ी सी देख लोगे यहाँ पे, अगर टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी की अगर हम बात करें तो 18 तो एटीपी है ही, ठीक है, 18 एटीपी ये वाला है। और अगर इसकी हम बात करें तो 12 × 3 करें, 12 3 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा टोटल 54 एटीपी हम लोग टोटल यूज करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना इस बात को। टोटल हम लोग 54 एटीपी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ C3 साइकिल यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं।